गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ शर्मा आपका एक बार फिर से अपने कोणार्क परिवार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा जो चल रहा है वो मध्यकालीन भारत चल रहा है और मध्यकालीन भारत के अंदर जो हम बात कर रहे थे वो अपने गुलाम वंश की बात कर रहे थे। गुलाम वंश में हमने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है और आपके जो 3 वीडियोस हैं वो आपके पास में आ चुके हैं और आज जो हमारा रहेगा वो पार्ट 4 है। इसमें देखते हैं कैसे क्या है। एक बार मैं आपको इसके बारे में समराइज करा दूं गुलाम वंश के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश में जो हमारे शासक हुआ है जिसका नाम है आपका बलबन। बलबन के बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। बलबन अपने जो दामाद होता है जिसका नाम नसरुद्दीन महमूद होता है, जो अपना गुजर बसर जो अपना टोपी सीके करता है, उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में अपने शासन पे आसीन हो जाता है। इसके बाद में मैंने आपको कई सारे इस पे बलबन के कार्य बताए। आइए उसी सीरीज में अब हम आगे बात करते हैं। जो हमारा बलबन होता है, बलबन आपको हमने ये बताया था। बलबन का जो एक चहेता पुत्र था जिसका नाम बलबन के चहेते पुत्र का नाम आपका जो था वो आपका शहजादे महमूद था। तो जो शहजादे महमूद था और शहजादे महमूद को आपको पता है कि ये अपना जो मंगोल आक्रमण होते हैं उसको दबाने के लिए जाता है और जब मंगोल आक्रमण को दबाने जाता है तो इसकी भावे 1285 में हमने आपको बताया था इसकी हो जाती है मृत्यु। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इधर इसका जो सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए आघात पहुंचता है वो बलबन को पहुंचता है क्योंकि यह एक चहेता पुत्र है उसका। इसके बाद में बलबन हमारा बीमार रहने लगता है और आगे चलकर जो हमारा बलबन था इसकी 1287 में आपकी इसकी मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु हो जाती है। एक पॉइंट और आपको जो ध्यान रखना है, जो बलबन है आपका, बलबन का अगर हम वास्तविक नाम इसका देखें, वास्तविक नाम, तो इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। जबकि बलबन का अगर हम पूरा नाम देखते हैं कि इसका जो पूरा नाम रहा है, पूरा नाम इसका नसरुद्दीन बलबन है। गयासुद्दीन बलबन। इसका जो पूरा नाम है वो आपका गयासुद्दीन बलबन है। ठीक है। बलबन की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में जो हमारा आगे जो शासक बनता है वो हमारे कुछ समय के लिए बनते हैं। उनमें क्या होता है वो देखते हैं। बलबन का जो सबसे चहेता पुत्र था शहजादे महमूद, इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कैक खुसरो। जिसके बेटे का नाम क्या है? कैक खुसरो है। कैक खुसरो क्या होता है? बलबन के बाद बनने वाला आपका अगला शासक होता है। कैक खुसरो बलबन के बाद बनने वाला गुलाम वंश का अगला शासक होता है। ये कुछ ही समय तक शासन करता है और इसके बाद जो आपके यहाँ के जो अमीर हैं और जो तुर्क लोग हैं वो क्या करते हैं, इसे जो तुर्क सरदार लोग हैं वो इसे बहुत ही जल्दी शासन से हटा देते हैं। और वो अब इसके बाद में कैक खुसरो के बाद में आपका एक दूसरा जो शासक आएगा वो क्या है वो भी देखते हैं। कैक खुसरो के बाद में आपका जो बलबन का एक दूसरा पुत्र था बुगरा खां, इसका बलबन का अगला पुत्र था। इसके पुत्र का नाम, ये बुगरा खां का लड़के का नाम क्या है, जो बलबन है बलबन के लड़के का नाम है बुगरा खां और बुगरा खां के जो लड़का है इसका नाम है कैकूबाद। ठीक है, क्या नाम है? कैकूबाद। तो कैकूबाद को क्या बनाया जाता है? अगला शासक बनाया जाता है। लेकिन कैकूबाद भी एक लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है और उसे भी जो हमारे तुर्क सरदार होते हैं वो बहुत ही जल्दी उसे शासन से हटा देते हैं, गद्दी से हटा देते हैं। इसके बाद में अगला आपका जो शासक बनेगा
वो आपका कैकुबाद के बाद जो बनने वाला शासक है वो एक दुधमुआ बच्चा है, मतलब बहुत छोटी उम्र का बच्चा है जिसे शासन की कोई भी समझ नहीं है। तो उस बच्चे का नाम जो आपका है क्यूमर्स है। क्या नाम है? क्यूमर्स। तो उसका नाम आपका क्यूमर्स है, क्यूमर्स। और इधर क्या है, ये क्यूमर्स क्या है? आपका अल्प आयु का एक बच्चा है। तो इस बच्चे का एक संरक्षक था। इस बच्चे का जो संरक्षक आपका है, संरक्षक का जो नाम था वो आपका मलिक फिरोज नाम था। उस संरक्षक का क्या नाम था? मलिक फिरोज नाम था, मलिक फिरोज। ये जो मलिक फिरोज है ये क्यूमर्स का संरक्षक है। अब इधर जो मलिक फिरोज है इसके भी अंदर क्या होता है, एक शासक बनने की लालसा उठती है। ये लगभग आपका 70 साल का एक एज का एक व्यक्ति है जो क्यूमर्स का संरक्षक है। इसके भी अंदर अपना क्या है कि अपना शासक बनने की जब इसके अंदर चाह उठी तो इस चाह ने इसके लिए क्या कराया, इसके लिए इस छोटे से बच्चे की हत्या करने पे मजबूर कर दिया। और क्यों जो हमारा मलिक फिरोज होता है ये क्यूमर्स की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या के साथ ही गुलाम वंश का भी क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है, गुलाम वंश खत्म हो जाता है। तो आपसे यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये आता है कि गुलाम वंश का आपका अंतिम शासक कौन रहा? तो गुलाम वंश का जो आपका अंतिम शासक रहा वो आपका बच्चों क्या रहा? क्यूमर्स रहा। क्योंकि जो क्यूमर्स की हत्या है वो आपका इसका संरक्षक मलिक फिरोज कर देता है। यही मलिक फिरोज आपको पता है, यही मलिक फिरोज आगे चल के एक नया वंश बनाएगा जिसका नाम होगा आपका खिलजी वंश। और गयासुद्दीन खिलजी से जो आपका जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से ये गद्दी पे बैठेगा। वो चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले कुछ हमारे और पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। तो गुलाम वंश का आपका जो अंतिम शासक हुआ वो कौन सा हुआ? आपका क्यूमर्स। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो आपका बलबन है, बलबन ने अपने जो शासन काल में अपने कहना चाहिए अपने महल में आपके फारसी कवि थे तो उनको शरण दी थी। तो उन फारसी कवि में एक तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, एक का नाम जो आपका है वो आपका अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो। और दूसरे जो आपके व्यक्ति हैं वो आपके अमीर हसन हैं, अमीर हसन। अमीर हसन उनका नाम है। एक आपके अमीर खुसरो हैं, दूसरे आपके अमीर हसन हैं। ये दोनों ही आपके फारसी भाषा के विद्वान हैं। और इन दोनों को जो आपने यहाँ पे जो शरण दी थी अपने महल में वो बलबन ने दी थी। बलबन के ही शासनकाल में एक व्यक्ति था जिसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद एक आपके इतिहासकार हुए हैं, नसीरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने जो पुस्तक लिखी है वो तबकात ए नासरी लिखी है। आपसे कई बार आता है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी नामक जो किताब है वो उसके राइटर अगर आपसे पूछे जाते हैं तो नसरुद्दीन महमूद है। यही जो तबकात ए नासरी है इसमें नसरुद्दीन महमूद ने जो हमारा आपका बलबन का चहेता पुत्र है, ठीक है ना, जिसकी आपके शहजादे महमूद के बारे में इसमें लिखा हुआ है। शहजादे महमूद के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा बलबन है वो आपका एक इलवरी वंश का तुर्क था, ठीक है। और जब ये अपना जो बलबन हमारा है जब ये शासन पे जब ये बैठता है तो लगभग इसकी उम्र 60 के समथिंग थी, 60 वर्ष के समथिंग थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारा ये गुलाम वंश है वो हमारा खत्म होता है। जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गुलाम वंश है उसमें 10 पुरुष व 1 स्त्री ने शासन किया है। आइए अब हम उनको एक बार देख लेते हैं। वो 10 पुरुष और 10 हमारी एक स्त्री कौन सी है वो देखते हैं।
एक स्त्री के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, वो हमारी रजिया सुल्तान रही। और बाकी अगर हम क्रम की बात करें, क्योंकि कभी कभी आपके कुछ शासक दिए होंगे और पूछेगा आपसे प्रश्न में, आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आएगा कि ये बताइए निम्न में से कौन सा शासक आपके गुलाम वंश से संबंधित है। तो आपको अगर इनके नाम पता होंगे तो आप अच्छे से इसको कर सकेंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूं अगर आपने मेरे अभी तक के सभी वीडियोस अगर देखे हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन तब भी मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे आपके जो आते हैं, इसके जो फाउंडर है हमारे गुलाम वंश के, वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो हमारा अगला शासक बनता है कुछ समय के लिए, वो आपका है आपका आराम शाह, जो इसका पुत्र है। इसके बाद में आपका अगला शासक जो आता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश। हमारे 3 हो चुके हैं। इल्तुतमिश के बाद में जो हमारा अगला सुल्तान बनता है वो आपको पता है कुछ समय के लिए बनेगा, वो आपका रुकनुद्दीन फिरोज या रुकनुद्दीन फिरोज शाह वो बनता है। इसके बाद में आपकी रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान की जब हत्या हो जाती है तो इसके बाद में अगला जो हमारा शासक बनता है गुलाम वंश का, वो आपका बहराम शाह बनता है। बहराम शाह के बाद में आपका अगला जो शासक आता है वो मसूद शाह बनता है। ये अल्पकालीन शासक है। मसूद शाह है आपका अल्पकालीन, बहराम शाह, मसूद शाह ये अल्पकालीन शासक है। इसके बाद में आपका जो अगला शासक बनता है वो आपका नसरुद्दीन महमूद, जो टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था। इसके बाद में जो आपका अगला शासक आता है वो आपका बलबन आता है। बलबन के बाद में अगर हम अगले शासक की बात करते हैं तो हमारा जो आपका इसका चहेता पुत्र है बलबन का, जो आपका महमूद करके इसका जो नाम है शहजादे महमूद, उसका जो बेटा है, ठीक है ना, वो हमारा आता है जिसका नाम आपका कैखुसरो है। कैखुसरो के बाद में आपका जो अगला शासक आता है वो आपका कैकुबाद आता है। और कैकुबाद के बाद में गुलाम वंश का जो आपका अंतिम शासक होता है वो आपका क्यूमर्स आता है। तो इस प्रकार गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो आपका क्यूमर्स रहा। और क्यूमर्स की हत्या जो हमारा है वो इसका एक जो संरक्षक है वो संरक्षक आपका मलिक फिरोज जिसका नाम था वो कर देता है। और मलिक फिरोज कर देता है तो क्यूमर्स ही हमारा गुलाम वंश का अंतिम शासक हो जाता है। बलबन के बारे में बात करें, जो मैंने आपको बताया, बलबन ने अपने जो महल में जो शरण दी थी वो आपके 2 फारसी भाषा के उच्च कोटि के कवि थे, जिनमें एक आपका अमीर खुसरो व दूसरे आपके अमीर हसन थे। इसके बाद में आपसे एक प्रश्न आपका और पूछ लिया जाता है कि ये बताइए भाई तबकात-ए-नासरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी। तो तबकात-ए-नासरी पुस्तक की अगर हम लेखक की बात करें तो वो आपका हो जाता है नसरुद्दीन महमूद। अब जो नसरुद्दीन महमूद है उसने ही इस पुस्तक में शहजादे महमूद के बारे में बात की है, चर्चा की है, उसके बारे में बताया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि आपका जो वंश है गुलाम वंश, इसमें इतनी सारी चीजें रहती हैं और मुझे आशा है अगर आप इन चीजों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका गुलाम वंश अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक जो बेस है वो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको और भी अच्छा करने के लिए मेरी राय ये है कि आपके पास में जो भी कुछ बुक्स होंगी और नहीं है तो आप दूसरी राइटर्स की बुक लेके उनके बारे में पढ़िए। मैं आशा करता हूं जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो खुद अपने आप को, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का एक एरा चल रहा है, तो कंपटीशन के इस एरा में अपने आप को परफेक्ट करने के लिए आपको एक परफेक्शन देना होगा और वो चीज़ तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये वाला है। अब हम इसके बाद में अगले जो शासक की बात, जो हमारा वंश चलने वाला है वो आपका खिलजी वंश चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने देखा कि हमारा जो गुलाम वंश था वो अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं और हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर अब भी आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपना जो कमेंट है उसे लीव कर दीजिए, ठीक है। आइए अब हम अगले वंश की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वंश की जो टाइमिंग हमारी रही है, दिल्ली पे जो उन्होंने शासन किया है वो 1290 से आपका 1320 तक हमारा इन्होंने शासन किया है। अगर हम देखते हैं कि जो खिलजी वंश है इसका क्या है, आपको पता हो चुका है कि हमने गुलाम वंश किया है, उसका लास्ट पॉइंट ही इसका आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। क्या है
कि आपका जो हमने आपको बताया था कि गुलाम वंश का जो आपका अंतिम शासक था जिसका नाम आपका क्यूमर्स रहता है, और क्यूमर्स की हत्या जो इसका आपका जो संरक्षक होता है जिसका नाम आपका मलिक फिरोज था वो कर देता है। और जो मलिक फिरोज था जब इसकी हत्या कर देता है तो मलिक फिरोज ने ही अगला जो आपका जो वंश चलने वाला है खिलजी वंश, उस वंश की स्थापना की। और इस खिलजी वंश में वो जो गद्दी पे बैठा था आपका मलिक फिरोज, वो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से आपका बैठा था। तो अगर हम बात करें जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश की जो स्थापना किसने की थी, तो आपका हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और हो सकता है डियर की आपके लिए अभी इसकी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। और अगर ये आपके पास में ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप इस प्रॉब्लम्स के लिए ध्यान मत दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम भी हमारी जो टीम है वो बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट कर देगी, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो आपका है वो इसका फाउंडर है खिलजी वंश का, उसने इसकी स्थापना की। और इधर जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है ये भी आपका एक एजिड पर्सन है, और इस समय जो इसकी जो एज हो चुकी है वो लगभग 70 इयर्स की आपकी इसकी एज हो चुकी है। जब ये 70 साल का है तो आपको पता है 70 साल में ये क्या करेगा और क्या शासन करेगा और क्या शासन करवाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, एक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि भाई जिसके लिए जिसे कोई भी व्यक्ति इसे सपोर्ट करे और इसके जो आपका साम्राज्य विस्तार है उसमें मदद करे। उसमें क्या होता है, इसकी जो मदद होता है वो कौन करता है, आइए देखते हैं। जलालुद्दीन जो खिलजी है इसका एक भाई का एक कहना चाहिए पुत्र अर्थात भतीजा, एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है अली गुरशाह, जिसका नाम अली गुरशाह करके होता है। और अली गुरशाह जो होता है वो बचपन से ही बहुत तेज तर्रार एक हमारा बच्चा होता है। और इस बच्चे की जो परवरिश थी वो हमारी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, क्योंकि अली गुरशाह के जो पिता थे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो बचपन से ही जो पाला पोसा था वो अली गुरशाह को जलालुद्दीन खिलजी ने पाला पोसा था। इसके बाद में अली गुरशाह की काबिलियत को देखते हुए इसने इसको अपना, पहले ये भतीजा है और भतीजा होने के साथ साथ में इसके लिए अपना क्या बना लिया, दामाद बना लिया। तो ये इसका दामाद भी हो गया, जिससे क्या हुआ कि जो अली गुरशाह था वो इसके और नजदीक आ गया और इसके जो इसका जो साम्राज्य विस्तार था उसको विस्तृत करने में अहम योगदान निभाता रहा। इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा जलालुद्दीन खिलजी होता है वो अली गुरशाह को आपकी जो यूपी में इलाहाबाद रीजन साइड से एक आपकी जगह पड़ती है कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर की कहना चाहिए एक तरह से सूबेदारी दे देता है और अपना जो भी होता है तय कर देता है कि भाई अपना जितना भी आपका कर होगा वो आप हमारे लिए दिल्ली भेजते रहेंगे। और जो सूबेदारी है कड़ा मानिकपुर की वो किसके पास में आ जाती है, अली गुरशाह के पास में आ जाती है। अब अली गुरशाह जो व्यक्ति है ये आपका, ये अली गुरशाह व्यक्ति है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और आगे चलकर इसने कई सारे अहम अपने जो आक्रमण किए थे जिससे हमारी जो खिलजी वंश है वो विस्तृत हुआ था। लेकिन अली गुरशाह के अंदर भी कहीं ना कहीं शासक बनने की एक चाह थी, वो भी चाहता था कि मैं शासक बनूं और मैं शासन करूं। लेकिन इसके बीच में जो रोड़ा बन रहा था वो इसका जो ससुर था वो बनना था और इसके लिए ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं जिससे मैं शासक बन पाऊं। तो इसके अंदर भी इसके दिमाग में भी एक पॉइंट आता है, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जो इसका जलालुद्दीन का भतीजा जो अली गुरशाह है ये आपका 1200 आपका जो 96 के समथिंग 1296 में आपका क्या करता है, दक्षिण भारत में आपका जो देवगिरी है देवगिरी पे आक्रमण करता है। 1296 में ये देवगिरी पे आपको नाम ध्यान रखना है, देवगिरी पर, ये दक्षिण भारत का आपका देवगिरी, दक्षिण भारत का आपका जो आपका प्रांत है उधर ये आक्रमण करता है। और देवगिरी पर जो आक्रमण किया था इस देवगिरी के आक्रमण में
अली गुरसाब को बहुत सारी संपत्ति हाथ लगी थी। अब जो हाथ लगी, इसके पास में जो संपत्ति थी, इस संपत्ति में से हिस्सा जो इसे देना था वो कहाँ पे कुछ देना था, वो आपको इसके जो इसके ससुर थे दिल्ली में जो बैठे हुए थे उन्हें देना था। अब ये एक प्लानिंग करता है। इधर इस बात की जो खबर होती है कि देवगिरी में लूट में जो हमारा अलाउद्दीन जो आपका अली गुरसाब है उसने जो किया है, बहुत सारी संपत्ति लगी है, तो इससे मिलने के लिए इसके जो चाचा होते हैं, अर्थात कौन, जलालुद्दीन खिलजी, वो इससे मिलने के लिए आते हैं। तो ये सोचता है क्यों ना मैं अपने जो मेरे ससुर मुझसे मिलने को आ रहे हैं, मैं कुछ ऐसी प्लानिंग करूं जिससे मेरे ससुर हैं उनकी हत्या हो जाए, और अगर इनकी हत्या हो जाएगी तो आगे चलकर मैं ही शासक बनूंगा। और ये कैसी ही प्लानिंग करता है, ये क्या करता है, आपके कुछ जो आपके इसने कुछ आदमियों को लगाया जो जिनका काम क्या था, इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारना। वो क्या होते हैं, वो आदमी जब ये कड़ा मानिकपुर साइड से जब ये आता है, हमारा जलालुद्दीन खिलजी गंगा साइड से जब ये आता है, तभी वो लोग क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी पे आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण में क्या करते हैं, इसके जो स्टमक में स्टैब करता है कि चाकू, जो हमारे चाकू थे, चाकू घोंप देते हैं। कई बार करने से क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी हमारा क्या होता है, मारा जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी जब मारा जाता है तो अगला जो हमारा शासक बनने का जो अब जो समय आ चुका है, वो इसके दामाद का आ चुका है, जिसका नाम क्या है, आपका अली गुरसाब है। अली गुरसाब ने जब इसके जो ससुर होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जब ये मारे जाते हैं, तो अली गुरसाब ने अपना राज्याभिषेक था वो कड़ा मानिकपुर में ही करा लिया। उसी समय कड़ा मानिकपुर में कराया। और उसके बाद में इसने अपना अगला राज्याभिषेक होता है वो आपका जो दिल्ली में कराता है। कहां पे कराता है, दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहां कराता है, लाल महल में। दिल्ली का जो आपका लाल महल है, लाल महल में आपका ये अपना राज्याभिषेक कराता है। और ये जो लाल महल है ये आपका बलबन के द्वारा निर्मित, आप कह सकते हो, ये महल जो था वो बलबन का था, और ये बलबन का था। और एक बात और आपको बताएं कि जो जलालुद्दीन आपका खिलजी है, इसने अपना जो राज्याभिषेक है वो किलोखरी, कौन सा, किलोखरी फोर्ट, किलोखरी फोर्ट, ये भी आपका दिल्ली में है, दिल्ली में कराया। इसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि यह अपना जो शासन है वो बलबन के लाल महल से चलाए, इसके अंदर हिम्मत नहीं थी। इसने अपना जो भी शासन है वो किलोखरी फोर्ट से ही किया, ठीक है ना। ये आपका जो जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। अब आपका अली गुरसाब के बारे में हम बात कर रहे थे। अली गुरसाब जब इसका अपना लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराता है, ठीक है ना, ये बलबन का, हमारा बलबन के द्वारा निर्मित था, बलबन का महल था। अब क्या होता है, जब ये गद्दी पे बैठता है अली गुरसाब, तो ये गद्दी पर आपको पता है किस नाम से बैठता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से बैठता है। ये अलाउद्दीन खिलजी, ये गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से बैठता है और शासन करता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप बहुत अच्छे से सभी कुछ जानते हो, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का हमारा पहले का नाम, अगर बचपन का नाम पूछा जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, अली गुरसाब। और अली गुरसाब का ही नाम जो है वो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी है। ये नाम इसने कब ये धारण करता है, ये नाम ये धारण करता है आपका जब ये गद्दी पर बैठता है। तो गद्दी पर इसने जो शासन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से किया था, ठीक है। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, जलालुद्दीन खिलजी की जो टाइमिंग थी वो 1290 से लेकर 96 तक की आपकी रहती है, ठीक है। 1290 से 96 तक की रहती है। और आपका जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो 1296 से लेकर आपका 1315 तक हमारी लगभग इसकी जो रहती है, ठीक है, टाइमिंग रहती है। इस काल में इसने अपना जो शासन है वो किया था। अलाउद्दीन जो खिलजी था वो एक
काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये जैसे ही गद्दी पे बैठा था तो गद्दी पर ही बैठते ही ये कहना चाहिए अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था, एक नया धर्म चलाना चाहता था। जो धर्म था वो नया धर्म चलाना चाहता था। तो इसका एक दोस्त था, इसका एक दोस्त था। तो उस जो दोस्त था वो एक तरह से काजी था। तो उस काजी ने क्या किया, इसको मना किया कि भाई अलाउद्दीन तुम अपना कोई भी नया धर्म मत चलाओ, और उसकी ये बात मान लेता है। इधर अलाउद्दीन खिलजी क्या है, ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। इसकी महत्वाकांक्षा जस्ट आपके सिकंदर की तरह है। तो इसके लिए जो उपाधि दी गई थी वो आपकी क्या दी गई थी, द्वितीय सिकंदर की। कौन सी उपाधि दी गई थी, द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर की इसे उपाधि दी गई थी इसकी महत्वाकांक्षा के लिए, द्वितीय सिकंदर। और इसको ही कहा जाता है सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। अगर आपसे पूछे सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है ये आपका हमारा ऐसा पहला आपका शासक है, आपका जो आपका दिल्ली सल्तनत का, जिसने अपना जो अपना शासन है वो दक्षिण भारत में फैलाया। मतलब दक्षिण भारत को जीतने वाला, दक्षिण भारत को जीतने वाला जो आपका हमारा शासक रहता है वो आपका कौन रहता है, अलाउद्दीन खिलजी रहता है। अब आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जब शासन किया था तो इसके शासन में इसने कई सारे आक्रमण भी किए थे। और आक्रमण करने के साथ साथ में इसने के साथ साथ में कहना चाहिए जब आक्रमण करेगा तो ये अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार भी करेगा। अब विस्तार के इसने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया, साथ साथ में इसने अपने शासन को मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षित भी किया। अब सुरक्षित करने के लिए इसने क्या किया, एक कई सारे फतवे जारी करवाए कि अगर कोई व्यक्ति मंगोल आक्रमणकारियों को, अगर मेरे जो शत्रु हैं उनको शरण देता है तो मैं उनके साथ में वैसा ही ट्रीट करूंगा जैसे मैं अपने शत्रु के साथ में करता हूं। ठीक है, तो ये इसने कहा था। इसने क्या किया, जो हमारा जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है इसने सबसे पहले ये देखा कि जो कोई भी अगर शासक बनना है तो उसके जो विद्रोह कर देते हैं लोग, मतलब उसका जो विरोध करते हैं शासक बनने पे जो हमारी जनता होती है वो क्यों करती है। तो इसने कई सारे ऐसे कार्य किए जिससे जनता को, इसका शासन जनता पे काफी भारी पड़ा। इसने जनता को केवल कमाने और खाने लायक ही छोड़ा था, लेकिन इसके बाद में इसने जो कमाने खाने लायक ही छोड़ा था, लेकिन इसके अंदर कुछ अन्य भी क्वालिटी भी थी। जैसे कहीं पे अगर सूखा पड़ता था तो इसने अपने शाही गोदामों को खुलवा देता था ये, और अपने जनता में प्रत्येक के घर पे जो अनाज है उसे पहुंचाता था। तो इसकी एक विशेषता भी थी। इधर क्या है, इसने जो हमारा जो अलाउद्दीन खिलजी है कई सारे इसने महत्वपूर्ण अपने कार्य भी कराता है। तो उन महत्वपूर्ण कार्यों को आपके जानने से पहले हम इसके कुछ आक्रमण है प्रमुख, उनके बारे में देखते हैं। इसने क्या करता है, 1297 में इसका अपना पहला आक्रमण होता है शासक बनने के बाद में। 1297 में ये क्या है, आपके आप कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आक्रमण है। ठीक है, तो 1297 में इसने जो आक्रमण होता है ये करता है गुजरात पर। कहां पे करता है, गुजरात पर करता है। इसे कहा जाता है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान में क्या होता है, थोड़ी सी आपकी स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूं जिससे आपकी वो चीज क्या होगी, आपकी क्लियर हो जाएगी। जो गुजरात अभियान था इसके लिए इसने इसके दो आपके कहना चाहिए दो जनरल होते हैं। एक का नाम होता है उलूग खां और दूसरे का नाम होता है नुसरत खां। ठीक है ना, क्या नाम होता है, एक का नाम होता है उलूग खां और दूसरे का नाम होता है नुसरत खान। इन दोनों के, ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, उस गुजरात अभियान का नेतृत्व करते हैं। और इसमें जो गुजरात है, गुजरात पर आपके एक शासक थे जिनका नाम था राय कर्ण सिंह। क्या नाम था, राय कर्ण सिंह शासक थे। राय कर्ण सिंह पे जब ये हमला करते हैं तो राय कर्ण सिंह हार जाता है, और हारने के बाद क्या होता है एक रोचक कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा।
जब ये हार जाता है तो इसकी पुत्री का नाम होता है देवल रानी। देवल रानी इसकी जो पुत्री है, इसकी अपनी पुत्री को लेकर ये अपने दक्षिण भारत जो हमने आपको बताया था देवगिरी, जहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं ही आक्रमण किया था, यादव राजा वहां पे रहते थे, वहां पर लेकर चला जाता है। और उधर क्या होता है, लेकर चला जाता है और वो इसे शरण दे देते हैं। और उधर क्या होता है, इसकी जो पत्नी, ये तो आपकी पुत्री रही इसकी, और इसकी जो पत्नी है उसका नाम है कमला देवी। कमला देवी, जो कमला देवी है ये हमारे क्या होते हैं, शत्रुओं के हाथ लग जाती है, मतलब जो लूक खान नुसरत खां के हाथ लग जाती हैं। और इन कमला देवी को क्या होता है, ये लोग कहां भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली कहां, दिल्ली जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी इससे कमला देवी है, इससे क्या करते हैं, कमला इससे शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद में क्या शादी कर लेता है, और इधर जो है ये हमारे भाग कहाँ चले गए हैं, आपके जो देवगिरी है दक्षिण भारत, यहाँ पे हमारे यादव राजा है, वहां पर चले जाते हैं, वहां पे शरण ले लेते हैं। इधर एक पॉइंट आपको और भी जानना जरूरी है, यहाँ पर क्या था कि जो रायकर्ण सिंह था, रायकर्ण सिंह का एक गुलाम था, जिसका जो एक हिंदू गुलाम था, कैसा गुलाम था, हिंदू गुलाम था, वो जो हमारे हाथ लगा था, वो नुसरत खां के हाथ लगा था। बाद में उस गुलाम का धर्म परिवर्तित करा दिया गया, और उस गुलाम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। मलिक काफूर, जिसे आप लोग जानते हो एक उपाधि भी दी जाती है आपकी, क्या दी जाती है, हजार दिनारी। हजार दिनारी, ठीक है, हजार दिनारी इसे टाइटल दिया जाता है, हजार दिनारी का। तो ये चीज है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे कि नुसरत खान को जो गुजरात हमारी अभियान था, जो 1297 में किया गया था, वहां से कौन मिलता है, वहां से एक आपका हिंदू गुलाम मिलता है, जिसका नाम परिवर्तित करा दिया जाता है। और नाम परिवर्तित करा के उसका जो नाम होता है मलिक काफूर रख दिया जाता है, और इसे हजार दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसकी उपाधि हो गई है। और ये जो मलिक काफूर है, ये आपके जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का आप कह सकते हो दाहिना हाथ हमारा साबित होता है, क्योंकि ये मलिक काफूर हमारा जो आपका खिलजी वंश है, इसका साम्राज्य को बढ़ाने में और दक्षिण भारत में जो साम्राज्य बढ़ाया गया था उसमें अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो हमारा रहता है, आइए अब उसे देखते हैं, इसे थोड़ा रब कर लें, उसके बाद में देखते हैं। तो आपने, अगर आपका एक प्रश्न यहां से ये भी बनता है कि भाई जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना, वो गद्दी पे बैठने के बाद उसने पहला आक्रमण कहाँ किया था, तो आप बोलोगे उसका वो आक्रमण गुजरात आक्रमण था या गुजरात अभियान था। ये 1297 में हुआ है, और ये गद्दी बैठा है 1296। तो प्रथम आक्रमण हमारे जो शासक बनने के बाद हुआ है वो गुजरात अभियान हुआ है, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो भी अलाउद्दीन खिलजी है इसके बारे में थोड़ी अच्छे से चर्चा कर लें, और इसके जो आक्रमण है उनके बारे में अच्छे से जान। इसके बाद में अगला जो हमारा रहता है आक्रमण, ये हमारा आपका हमारा कितने करेगा, 1301 में करता है। 1301 में जो हमारा आक्रमण था इसका, ये रणथंभौर का था हमारा। रणथंभौर पे इसने आक्रमण किया था। रणथंभौर सभी लोग जानते होंगे, आपका राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर अभियान था। इस रणथंभौर के बारे में थोड़ा हम बताते हैं आपको, देख लीजिए। इसमें ऐसा हुआ था, यहाँ के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था कि जो आपके कहना चाहिए जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनको शरण दे रखी थी। जब उन्हें शरण दे रखी थी, और आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऑलरेडी कह चुका था अगर कोई मेरे शत्रुओं को शरण देता है तो वो मेरा शत्रु होगा। और यही आपका इन पे आक्रमण करने का जो पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आपका जो नुसरत खान होता है उसके, कौन, नुसरत
खान नुसरत खान के नेतृत्व में ये आक्रमण कराता है वहां पे। और परिणाम स्वरूप क्या क्यों क्यों कराया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मंगोल आक्रमणकारी थे उनको पनाह दी थी, शरण दी थी। यहाँ पे क्या होता है, जो नुसरत खान होता है वो मारा जाता है। और जब ये मारा जाता है तो यहाँ पे जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी होता है वो स्वयं आता है और यहाँ पे आक्रमण करता है और यहाँ पे जो रणथंभौर है उसे विजित कर लेता है। ये आपका 1301 ईस्वी का रहा। इसके बाद में आपका 1303 ईस्वी में जो हमारा रहता है एक अटैक होता है 1303 में जो हमारा है आपका चित्तौड़ मेवाड़ वाला जो आपका है चित्तौड़ अभियान है। ये बहुत ही रोचक कहानी भी है इसके पीछे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है, आपके जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ के जो हमारे शासक हैं, ठीक है ना, मेवाड़ का जो रीजन नौ चित्तौड़ वाला है, वहां के शासक का नाम जो था वो था आपके राणा रतन सिंह, ठीक है ना। वहां के आपको कौन थे, राणा रतन सिंह, ये राजपूत शासक है हमारे। और इनकी जो पत्नी है राणा रतन सिंह की, उनका नाम है पद्मावती। और जो पद्मावती हैं अपने समय की विश्व सुंदरी रह चुकी हैं और यही एक आक्रमण का कारण भी बनता है, वो मैं आपको बताता हूं। क्या होता है कि जो पद्मावती है ये अपने समय की विश्व सुंदरी हैं। जब ये विश्व सुंदरी हैं तो इनकी जो चर्चाएं हैं वो हमारी चारों दिशाओं में फैल चुकी हैं कि भाई पद्मावती बहुत ज्यादा सुंदर है, पद्मावती जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। इधर यही बात जो हमारी होती है, आपका जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसे हमारा पता चलता है कि आपका खिलजी वंश है, ठीक है, खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है पद्मावती की सुंदरता के बारे में, तो उसके अंदर जब इसे पता चलता है तो उसके अंदर पद्मावती को देखने की चाह होती है कि क्या रियलिटी में ऐसा है कि मेरे पास में इतनी मेरी पत्नियां हैं, वो सुंदर नहीं है, उनसे ज्यादा सुंदर पद्मावती है। तो वहां पे वो अपना एक जो मैसेंजर होता है, ठीक है ना, जो पत्रवाहक होता है, उसको भेजता है राजा रतन सिंह के पास में और उनसे ये कहता है कि आप मुझे पद्मावती को एक बार मुझसे मिला दीजिए, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, उनकी जो तारीफ मैंने सुनी है क्या रियलिटी में वैसी ही है। लेकिन इस पे सभी राजपूताने लोग होते हैं वो गुस्सा से भर जाते हैं और उनके जो प्रस्ताव होता है उसको अस्वीकार कर देते हैं। और आप जानते हो हमारे यहाँ की ये परंपरा है, यहाँ पे माँ, बेटी, बहन और जो पत्नी है वो एक हमारी इज्जत होती है, ठीक है ना। और इसी मान सम्मान के लिए हम भारतीयों ने अपने समय समय पे अपने प्राणों को भी उत्सर्ग किया है, प्राणों को भी न्यौछावर किया है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आपकी पद्मावती है, पद्मावती के बारे में उनसे मिलने की चाह, जो वो प्रस्ताव भेजा था तो उसने जो प्रस्ताव था वो कैंसिल करा दिया, नहीं हुआ। अब जब बात इसको ये पता चलती है तो वो दूसरी बार दोबारा ही भेजता है कि चलो ठीक है, अगर आप मुझसे उनसे नहीं मिलवाना चाहते हो तो मुझे उनका एक चित्र दे दीजिए, जिससे मैं चित्र देख के अपना जो भी है मैं उन्हें देख सकूं और जान सकूं का रियलिटी में ऐसी ही है। ये बात भी उनकी नहीं मानी जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। जब अलाउद्दीन खिलजी की ये बात नहीं मानी जाती है तो आगे चलकर कहीं कहीं ये भी आया, अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा है कि मुझे ऐसा है कि आप शीशे में उनका प्रतिबिंब दिखा दीजिए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मैं बस देख के चला जाऊंगा। लेकिन जब ये बात नहीं मानी गई तो इधर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये अपनी रिस्पेक्ट की बात दिख रही थी, उसे अपनी कोई शान की बात दिख रही थी कि यार हम जैसे शासक के लिए मना किया गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या होता है कि वो अपना कहता है कि भाई अगर इतने भी तैयार नहीं हो तो उनसे राजा रतन सिंह से बोल देना कि वो आक्रमण के लिए तैयार हो जाए। इधर क्या होता है, यही आपकी घटना होती है 1303 में। 1303 में क्या होता है, आपका राजा रतन सिंह पे हमारा जो होता है अटैक होता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसमें हमारे आपके हजारों से राजपूत लोग थे, उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, केवल किस लिए, पद्मावती की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना, मान सम्मान के लिए उन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया। इधर क्या होता है, राजा रतन सिंह जो हमारे होते हैं ये हमारे युद्ध में मारे जाते हैं। जब युद्ध में ये हमारे मारे जाते हैं तो जो हमारी पद्मावती होती हैं उनको इस बात का पता चलता है और इधर अलाउद्दीन खिलजी है वो महल की तरफ बढ़ रहा होता है कि अब तो मैंने राजा रतन सिंह को मार दिया है, अब पद्मावती को मैं हासिल करके ही
रहूंगा। और इधर क्या होता है, पद्मावती को जब इस बारे में पता चलता है तो पद्मावती और उनकी जो सहेलियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि भाई हमारी डिग्निटी की सेफ्टी के लिए, हमारे जो है अस्तित्व की रक्षा के लिए, हमारे खुद के जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या किया है, अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया है, अपने प्राणों की रक्षा, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया है। तो अब हमारा फर्ज होता है कि हम अपनी स्वयं रक्षा करें। तो उसके लिए और स्वयं अपनी रक्षा करें और अपने जो लोग हैं, ठीक है ना, उनकी क्या करें, उनका सम्मान बनाए रखें। और इसके लिए क्या होता है, एक जो हमारा एक आयोजन होता है वो आपका जौहर व्रत, ये हमारी जो पद्मावती और इनकी जो सहेलियां होती हैं वो जौहर व्रत करती हैं। जौहर व्रत क्या होता है वो आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा हवन कुंड जैसा तैयार किया जाता है और इसमें क्या होता है, इन लोगों ने बारी बारी से कूद के उसमें अपनी क्या की, जान दे दी, जिस कारण क्या हुआ, उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा की। मतलब अपने आप ही अपने आप को खत्म कर देना, आपके हवाले कर देना ही जौहर व्रत है। इसमें क्या होता है, जब ये जौहर व्रत सभी लोग कर रहे थे और इधर अलाउद्दीन खिलजी महल की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि बहुत सारा स्मोक, जो धुआं है वो महल में उठ रहा है। तो वो जानने की कोशिश करता है आखिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ पे क्या, ऐसा क्यों, क्या हो रहा है। जब उसे पता चलता है कि पद्मावती ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने आप को जो अपना जौहर व्रत धारण कर लिया, मतलब अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, तो ये बात सुनकर वो झल्ला उठता है। और झल्ला उठने के बाद में कहा जाता है वो काफी चीखता है। चीखने के बाद में वह हमारे राजपूताने लोग होते हैं वो उनका और भी कत्लेआम करता है। और कत्लेआम करके वो उसे रिपेंट ये होता है, जिस चीज को चाहने के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया, जितने लोगों को मैंने मारा काटा, लेकिन लास्ट टाइम में भी उसको वो चीज नहीं मिली, पद्मावती नहीं मिली। तो आप लोग, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो चुके हो, अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से हमें सीख क्या मिलती है, यहाँ से हमें कुछ सीख मिलती है जो हमें अपने दैनिक जीवन में भी अपना लागू करना चाहिए। एक तो ये कि सुंदरता को ज्यादा बखारना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज हमारी सुंदर है, कुछ भी सही, तो हमें उसे शो ऑफ नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि अगर पता चले तो अलाउद्दीन खिलजी जैसा भी आपका आजकल लोग करते हैं। और लव जो हमारा होता है, प्यार होता है, वो दो तरफा होता है, ना कि एक तरफा होता है। क्योंकि इसमें आपने देखा जो प्यार था, अलाउद्दीन खिलजी हमारी उस चाह में कि मैं पद्मावती को पाके रहूंगा, उस चाह में लगा रहा। और इधर हमारा क्या होता है, चाह में लगा रहा है, इधर क्या होता है, पद्मावती को उससे कोई लेना देना नहीं था। और लास्ट समय में वो सब कुछ जीत के भी अलाउद्दीन खिलजी होता है वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जिसके लिए युद्ध किया था, जिस चीज को पाने के लिए युद्ध किया था, वो चीज ही नहीं रही। तो आप इन चीजों को अपना थोड़ा अपने अंदर भी डालिए, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, आपका लाइफ भी थोड़ा कंफर्ट रहेगा। देखते हैं भाई इससे आगे का हमारा क्या चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने देखा कि हमने जो बात की थी, खिलजी वंश के बारे में बात की थी। और हमें आशा है आप इसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। और हमें आशा है आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जिस प्रकार आपको गुलाम वंश पढ़ाया गया वैसे ही आपको खिलजी वंश पढ़ाया गया, ठीक है। अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो अपना क्वेश्चन आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका रेस्पॉन्स देंगे। और एक बार मैं फिर आप सभी का अपने कोणार्क परिवार में जो है तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आपके लिए बोलता हूं, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बारे में बताइए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।